अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। पल्स क्या होती है, पल्स एंगल क्या होता है, और उसी से हम ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, और रिंगिंग वगैरह ये सारा इसी एक ही टॉपिक में कवर करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्स कि पल्स हम अप्लाई करते क्यों हैं। ठीक है, दो तरीके थे। पहले हमने जो पढ़े थे नॉर्मल कंटिन्यूस वेव में, कि कंटिन्यूस वेव में क्या होता था कि या तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते थे, उसकी हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते थे। कि सपोज हम 1 मेगाहर्ट्ज से या 1 हर्ट्ज से आगे लेके जाते थे, इसे इंक्रीज करते थे 1 हर्ट्ज, फिर 2 हर्ट्ज, फिर 3 हर्ट्ज करते करते। तो जब इस इनकमिंग फ्रिक्वेंसी की या इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो जाती थी कि वो अल्फ़ा और बीटा स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती थी, जब ये डेल्टा ई इस ई के इक्वल हो जाता था, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन या इंसिडेंट रेडिएशन, तो उस वक्त यहाँ से एक न्यूक्लियस अल्फा स्टेट से फ्लिप करके बीटा स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वेव था। या दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये कांस्टेंट रखी। सपोज ये हमने 30 मेगाहर्ट्ज पे फिक्स कर दी कि इसकी फ्रिक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है। अब 30 मेगाहर्ट्ज की कुछ एनर्जी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी होगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं कैसे। E इज इक्वल टू एच एफ के थ्रू। ठीक है, एफ क्या फ्रिक्वेंसी 30 और एच क्या प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट की, मल्टीप्लाइड बाय 30 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज के पावर 6, मेगा इज इक्वल टू 10 रेज के पावर 6 और हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला पर सेकंड सेकंड से कट जाएगा, और जो 6.63 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 198.9 क्रॉस 10 की पावर -28 जूल बनेगा। ये बेशक आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, शायद गलती भी हो सकती है इसमें। तो जो हमने ये रेडियो फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई है इसकी एनर्जी इतनी है। अब हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें तो जो अल्फा और बीटा स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है ये चेंज होता है। उस केस में क्या होता है, सपोज कि पहले एनर्जी डिफरेंस था जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं था, तो अल्फा और बीटा स्टेट्स नहीं थी, बस एक ही एनर्जी लेवल था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये उसकी एनर्जी थी। लेकिन जब हमने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये एनर्जी स्प्लिट हो गई अल्फ़ा स्टेट और बीटा स्टेट में। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ाएंगे तो जो अलाइनमेंट है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जब दोनों स्ट्रांग होंगी तो इसकी फ्लिपिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जब फ्लिपिंग ज़्यादा मुश्किल होगी तो इसका मतलब है कि इसकी फ्लिपिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए मीन जो ये अल्फा स्टेट और जो बीटा स्टेट है इन दोनों के दरमियान अब एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया। पहले कम था, बढ़ गया। और बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो ये ऐसे एनर्जी डिफरेंस दोनों के दरमियान बढ़ता जाएगा। और जिस पॉइंट पे सपोज हमारी जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 7 टेस्ला हुई तो उस वक्त इन दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस 198.9 क्रॉस 10 की पावर -28 जूल था, जो कि इस 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो उस वक्त फिर क्या होगा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगी और न्यूक्लियस अल्फा स्टेट से फ्लिप करके बीटा स्टेट में चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो इसमें हम क्या करते थे कि ये सिर्फ एक ही हमने इस पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई की हुई है। ठीक है, मैं सिर्फ इसे मोनोक्रोमैटिक भी कह सकते हैं। लेकिन पल्स में क्या होता है कि अब इन मेथड्स की लिमिटेशन देखो। इन मेथड्स की लिमिटेशन ये है कि सपोज हम CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप लेते हैं, तो इसमें CH3 के प्रोटॉन अलग से फ्लिप करेंगे CH2 के अलग, और ये वाले OH वाले प्रोटॉन अलग से फ्लिप करेंगे। मीन सपोज CH3 के प्रोटॉन्स की हमारे पास एनर्जी डिफरेंस इनका सपोज ये वाला है। CH3 के प्रोटॉन्स का अलग एनर्जी डिफरेंस है, CH2 के प्रोटॉन्स की जो अल्फा और बीटा स्टेट है उसके दरमियान एनर्जी डिफरेंस और है, और जो
OH के प्रोटॉन हैं, इनके दरमियान इनके एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस और है। तो जब हम उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी होगी जब, तो पहले ये वाले फ्लिप करके यहाँ पे चले जाएंगे, एक सिग्नल आएगा ऐसे कि यहाँ से चला आ रहा था, यहाँ पे जब एनर्जी पहुँची तो ये एक सिग्नल आया, फिर दोबारा हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी की, कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। जब एनर्जी डिफरेंस दोबारा CH2 के प्रोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा तो फिर एक और सिग्नल आ जाएगा, जब OH के प्रोटॉन के इक्वल आएगा तो फिर एक और सिग्नल आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, ठीक है। तो हमें चाहिए एक ऐसा मेथड कि जिसमें ये सारे प्रोटॉन्स एक ही दफ़ा फ्लिप हों। अब मज़े की बात यह है कि देखो कि इनमें एनर्जी डिफरेंस होता कितना है। सपोज इसका अगर हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज़ है, इसका अगर हमारे पास सपोज 59 मेगाहर्ट्ज़, मैं कह देता हूँ कि इसका 59 मेगाहर्ट्ज़ अगर फ्रिक्वेंसी हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे 59 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसका सिग्नल आया। अब इस प्रोटॉन का सिग्नल कितना है, सपोज इसे मैं कह देता हूँ कि ये 59.5 या 60, इसे मैं कह देता हूँ कि 60 मेगाहर्ट्ज़ पे जाके इसने ऑब्जर्व किया और 61 मेगाहर्ट्ज़ पे जाके इस OH के प्रोटॉन्स ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो अब जब हम एक एक हर्ट्स इंक्रीज करते थे तो एक एक हर्ट्स का मतलब क्या है, 59 मेगाहर्ट्ज मतलब 59 मिलियन हर्ट्स और ये 60 मिलियन हर्ट्स, तो 59 मिलियन से 60 मिलियन पे जाते हुए पूरे 1 मिलियन हर्ट्स का डिफरेंस है। और जब हम एक एक हर्ट्स इंक्रीज करेंगे फ्रिक्वेंसी तो 1 मिलियन हर्ट्स चेंज करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यही वजह है कि जो कंटिन्यूस वेव्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। जबकि अब हम ऐसा करें कि हम एक फ्रिक्वेंसी रेंज अप्लाई कर दें जिसकी रेंज 59 से लेके 61 तक हो और वो एक ही दम हम अप्लाई कर दें। सपोज हम 1 माइक्रो सेकंड में एक ऐसी फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं कि उस फ्रिक्वेंसी की, उस बैंड की रेंज 59 से लेके 61 तक है, तो उस 1 माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर ये वाले प्रोटॉन भी फ्लिप कर जाएंगे, ये वाले प्रोटॉन भी और ये वाले प्रोटॉन भी, और सारे ही सिग्नल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मेन एडवांटेज है कि इसकी जो पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि इसमें एक हम पूरी रेंज अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी की और उसमें फिर सारे प्रोटॉन्स एक ही दफ़ा फ्लिप होते हैं और सबका सिग्नल एक ही दफ़ा आ जाता है। एक तो हमारे पास फिर वो प्रिसाइज सिग्नल आता है और दूसरा कम वक्त में हम ज़्यादा सिग्नल ले सकते हैं। जैसे सपोज जब हम एक एक हर्ट्ज इंक्रीज कर रहे थे तो इससे सपोज हमारे पास 10 मिनट लगते हैं एक सिग्नल लेने के लिए, मेन कम्प्लीटली स्पेक्ट्रम आने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड है, तो 1 माइक्रो सेकंड वाले सिग्नल हमारे पास अगर 10 मिनट तक हम इसी रन करें इंस्ट्रूमेंट को तो हमारे पास हज़ारों लाखों सिग्नल्स आ जाएंगे। तो जब उसी टाइम में ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे तो इन सिग्नल्स की आप एवरेज करेंगे, ठीक है। जब हम लैब में रीडिंग्स लेते हैं तो क्या करते हैं कि 3 रीडिंग्स लेते हैं, 1, 2 और 3। सपोज इसकी 5 रीडिंग आई, इसकी 5.2 आई, इसकी 5.3 आई और आखिर पे हम एवरेज करते हैं कि इसकी 5.2 आएगी, इसलिए कि जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे उतनी वो उनकी एवरेज फिर ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब देखो कि हमने जब सिर्फ एक ही सिग्नल लिया था, एक ही रीडिंग ली तो उसकी रीडिंग 5 आई थी। अब अगर हम 5 डायरेक्ट लिटरेचर में लिख देते या 5.1 डायरेक्ट लिटरेचर में लिख देते तो वो हमारी रीडिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होनी थी। लेकिन जब हमने एवरेज ली तो 5.2 आई, तो 5.2 एक्चुअल के बहुत क्लोज होगी, मीन प्रिसाइज होगी। तो इसमें भी जब हम हज़ारों लाखों रीडिंग्स लेंगे थोड़े का टाइम में तो उन सारी रीडिंग्स का एवरेज आएगा जो हमारे पास सिग्नल आएगा। तो जब एवरेज सिग्नल आएगा तो जो पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा प्रिसाइज सिग्नल आएगा। ये भी इसकी एडवांटेज है कि टाइम कम लेता है, सिग्नल ज़्यादा देता है, प्रिसीजन ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब मैं बताता हूँ कि पल्स असल में है क्या चीज़। पल्स ये चीज़ है जैसे हमारी जो बॉडी में पल्स होती है वो क्या है, एक दफ़ा हाथ रख के देखें नब्ज़ पे कि आपको ऐसे फील होगा कि एक दफ़ा हमारी ब्लड वेसल ऐसे बाहर आती है और फिर अंदर जाती है, ऐसे मेन उसकी हम मूवमेंट को फील कर सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी है क्या, लाइट है ना, जैसे ये लाइट ऑन है, ये आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जो कंटिन्यूस वेव है उसमें ऐसे ही कांस्टेंट होती है, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइट अप भी हो रही है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पल्स में क्या है, पल्स में ये है कि हम एकदम बल्ब को ऑन करें, फ्रिक्वेंसी आए कुछ और उसके बाद हम बंद कर दें। तो उस केस में फिर देखना कि अभी आपने ऑब्जर्व करना है, मैं इस लाइट को बंद करूंगा और दोबारा ऑन करूंगा। जब स्पीड में ऑन करूंगा तो क्या होगा कि पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता दिखाई देगा। अभी तो कंटिन्यूस लाइट है ना, एक जैसी, इसमें कुछ भी आपको वो डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा,
कि कुछ चेंजिंग आ रही है लाइट की इंटेंसिटी में, मीन ना लाइट कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब यकदम बंद करके ऑन करूँगा या ऑन करके ऑफ करूँगा तो उसमें क्या होगा कि एक दफ़ा ग्रेजुअली अंधेरा होगा, फिर ग्रेजुअली आपको रोशनी होती दिखाई देगी। तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यह आपने ऑब्जर्व किया कि ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, मीन कोई फिक्स्ड इसकी इस तरह नहीं कि यहाँ पे एकदम लाइट हुई और फिर अंधेरा हो गया, बल्कि क्या हुआ कि पहले लाइट आहिस्ता से थोड़ी सी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पे पहुंची, दोबारा मैंने लाइट ऑफ की, तो इस तरह से लाइट हुई के दरमियान में एक दफ़ा इंक्रीज होगी। तो ये लाइट जो इंक्रीज हो रही है ये असल में क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है जो हमें दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी यकदम उसका बटन ऑन करके ऑफ करते हैं तो उसमें भी एक दफ़ा रेडियो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होकर दोबारा डिक्रीज होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो अब जैसे हम पहले 1 हर्ट्ज़ और 2 हर्ट्ज़ और उस तरह से कर रहे थे, वो सीन नहीं है। सपोज अब हम जितनी जल्दी से इसे करेंगे, जितनी जल्दी से लाइट ऑन ऑफ करेंगे उतनी ज़्यादा रेंज हमारे लिए विजिबल होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आहिस्ता से मैं बटन ऑन ऑफ करूँगा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें लाइट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मैं बहुत तेज़ करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। तो पहले मैं ये आहिस्ता से किया ऑफ तो ये बंद होगी, दोबारा ऑन होगी। अब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ठीक है। अंधेरे से जब रोशनी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दी इंक्रीज हुई है तो हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं तेज़ करूँगा तो उसमें आप ज़्यादा पॉइंट्स नोट कर सकेंगे कि पहले लाइट कम थी फिर ज़्यादा हुई उस तरह से, तो उसमें ज़्यादा हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये बंद की, दोबारा ऑन करके, अब ये आहिस्ता से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम जितनी जल्दी ऑन ऑफ करेंगे उतना ज़्यादा हम उसे फ्रिक्वेंसी की रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो पल्स का भी यही है कि जितने कम टाइम के लिए हम उस सिग्नल को ऐसे एक दफ़ा अप्लाई करेंगे फिर छोड़ देंगे तो उतनी ज़्यादा रेंज उसकी अप्लाई होगी। तो सपोज हमारे पास 59 से 61 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज अप्लाई हो रही है, तो पल्स में ये होता है कि ये पूरी रेंज अप्लाई होती है और सारे प्रोटॉन एक ही दफ़ा फ्लिप होते हैं और एक ही सिग्नल सारे प्रोटॉन्स का आ जाते हैं। इसके बाद अब आपने इस चीज़ को नोट करना है, जो पल्स एंगल है, मैंने मैग्नेटाइजेशन पढ़ाई थी, माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन, तो उसकी सपोज ये वाई एक्सिस है और नेट मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में थी। मैंने आपको समझाया था कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो सारी इस तरह से रैंडम निकलाई हैं, कोई इस डायरेक्शन में है कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इनकी जो एक्स और वाई दो कंपोनेंट होते हैं, जो एक्स कंपोनेंट है वो इन दोनों के अब अपोजिट हैं, तो ये दोनों न्यूक्लाई एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे। जो यहाँ पे न्यूक्लाई है इसके अपोजिट इस साइड पे न्यूक्लाई होगा वो आप इस पे कैंसिल कर देंगे, लेकिन वाई कंपोनेंट सबका एक ही डायरेक्शन में है तो वो एड अप हो जाता है और ये उसकी नेट मैग्नेटाइजेशन बनती है M0। इसे सपोज हम कह देते हैं कि ये नेट मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। अब पल्स जब हम अप्लाई करते हैं तो देखो कि जब हमने बहुत कम टाइम के लिए पल्स अप्लाई की, सपोज एक ही दफ़ा अप्लाई की, मैंने बताया था कि पल्स ऐसे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसे घूमती जाती है, ठीक है, घूमती हुई जाएगी, ऐसे घूमती हुई जाएगी। और इस नेट मैग्नेटाइजेशन, सपोज ये नेट मैग्नेटाइजेशन का वेक्टर है, तो ये पल्स इसे ऐसे जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी ऐसे, तो इसे अपनी साइड पे घुमाने की कोशिश करेगी। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम पल्स अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह थोड़ा सा इसे धक्का देके आगे चली जाएगी फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम कम टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे फ्लिप होके वापस चला जाएगी नेट मैग्नेटाइजेशन। तो जब थोड़ा सा फ्लिप ऐसे थोड़ा सा फ्लिप होगी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जब थोड़ा फ्लिप होगी तो जितने एंगल से जो फ्लिप हो रही है इस और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं पल्स एंगल। तो हम एक ही फ्रिक्वेंसी को जब ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पल्स एंगल बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिक्वेंसी हमने अप्लाई की है, पल्स अप्लाई की है, उतनी ज़्यादा देर वो इसे रोटेट करती रहेगी, रोटेट करते करते वो उसे इस डायरेक्शन में ले जाएगी। तो पल्स असल में होता ही यही है, या पल्स एंगल ये होता है कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप पल्स अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा ये वाई एक्सिस से ऐसे रोटेट करेगी नेट मैग्नेटाइजेशन। तो जब मूव कर रोटेट करेगी तो इसे पल्स एंगल कहते हैं। अब सपोज आपका क्वेश्चन आता है कि आपको ये एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यहाँ पे दे देते हैं सर कि ये आपका नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज आपको देते हैं कि इस डायरेक्शन में आपका नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है और अब इस पे 45 डिग्री की पल्स अप्लाई करें। तो 45 डिग्री की पल्स अप्लाई करने का क्या मतलब है कि इस जो
पहले ओरिजिनल इसकी डायरेक्शन थी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की, उससे 45 डिग्री आपने राइट साइड पे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देना है। तो आप देखो कि इनिशियली यहाँ था, जब 45 डिग्री से आप रोटेट करवाओगे तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आपको इनिशियल ये वाली चीज़ दी गई थी, तो आपने फाइनल आंसर क्या लिखना है, इस तरह से ड्रा कर देना कि ये हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। आपने ये इनिशियल शो कर देना है कि ये 45 डिग्री की पल्स है। अब यहाँ से अगर आपको कहते हैं कि 90 डिग्री की पल्स अप्लाई करें, तो यहाँ से देखो यहाँ तक आते हुए 45 और फिर यहाँ तक जाते हुए 45, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा इसके राइट एंगल पे। तो फिर आपने कैसे पल्स ड्रा करनी है कि इनिशियल ये वाली थी, तो फाइनल आपने कुछ इस तरह से ड्रा करनी है। ये बता देना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो इनिशियल उसकी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन थी वो ये थी, इसे हम एम इनिशियल कह दो। और फिर जब हमने 90 डिग्री के पल्स अप्लाई की तो ये एम एफ हो गया, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हो गया। और ये 90 डिग्री के एंगल से रोटेट हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये 90 डिग्री की पल्स है। इसी तरह अगर 135 की बोले तो फिर आप ये वाली लाइन उठा के यहाँ पे कर दोगे और इसे कह दोगे कि ये हमारी एम एफ है और ये 135 डिग्री की पल्स है। अगर आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करते तो फिर आपने क्या करना है, अभी इसकी तो मैंने बताया कि ये पहले से सर ने डायरेक्शन दे दी, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि 90 डिग्री की पल्स अप्लाई करो या 45 डिग्री की पल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ड्रा कर देना है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और अब हम इस पे करेंगे 90 डिग्री की पल्स अप्लाई या 45 की या 135 की मैं कर देता हूँ। तो 135 डिग्री की जब पल्स अप्लाई करेंगे तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी नेट मैग्नेटाइजेशन की एम आई। और जब 135 से हमने राइट डायरेक्शन में इसे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो यहाँ पे इसकी नई डायरेक्शन आई एम एफ, और इसे हम कह देते हैं कि ये 135 डिग्री की पल्स है। अगर वो 180 की बोले तो आप ये वाला मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यहाँ पे ड्रा कर दोगे और यहाँ पे 180 लिख दोगे। अगर 90 का बोले तो फिर आपने यहाँ पे नहीं ड्रा करना, आपने यहाँ पे ड्रा कर देना कि ये एम एफ है और ये 90 डिग्री है। अगर 45 का बोलते हैं तो आपने यहाँ पे कर देना कि ये 45 डिग्री की पल्स है और ये फाइनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि पल्स कैसे अप्लाई करते हैं, पल्स एंगल क्या होता है, ये तो सारा क्लियर हो गया। तो अब हम आगे जाते हैं रिंगिंग वाली साइड पे कि रिंगिंग क्या होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हम पल्स अप्लाई करते हैं तो ये सारे न्यूक्लियाई अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सारे मूव करके एक ही डायरेक्शन में। सपोज ये वाई एक्सिस है ये वाली, तो न्यूक्लियाई पहले ऐसे रैंडम मूव कर रहे थे, ऐसे एक्स वाई प्लान में ऐसे मूव कर रहे थे। लेकिन जब हमने पल्स अप्लाई की, कोई इस तरह, किसी का वाई एक्सिस यहाँ पे था, कोई ऐसे नीचे था, कोई यहाँ पे था, ऐसे था, तो एक तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब वाई एक्सिस से सबका एंगल सेम हो गया। अगर ये 45 था, ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। इनिशियली क्या था कि सपोज इसका एक किस्म के, सपोज 3 किस्म के हमारे पास प्रोटॉन है, CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड और H। तो 1, 2 और 3 प्रोटॉन्स है, 3 किस्म के मेन, ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3। तो जो टाइप 1 के प्रोटॉन है सपोज उनका वाई एक्सिस के साथ एंगल 20 है, टाइप 2 का 45 है, टाइप 3 का हमारे पास 70 है, कुछ इस तरह से था। जब पल्स अप्लाई करेंगे तो ये सारे एंगल सेम हो जाएंगे। ये सपोज सबका ये 45 का एंगल बन गया एक। और दूसरा, पहले ये इस तरह से रैंडम थे, कोई राइट में था, कोई लेफ्ट में था, लेकिन जब पल्स अप्लाई करेंगे तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। ऐसे कुछ बन जाएगा कि ये सारे न्यूक्लियाई एक ही डायरेक्शन में लाइन है। ठीक है, तो जब हमने रिलैक्सेशन में पढ़ा था कि जब रिलैक्सेशन होती है तो पहले हमारे पास ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन होती है कि इनकी डायरेक्शंस हमारे पास रैंडम हो जाती हैं एक। और दूसरा, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ऐसे जाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी ये लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन होती है। अब इसमें क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नोट करो। ये जो हमारे पास जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड है, ये क्या होते हैं, ऐसे वेव है ना। अगर वेव की हम एम्पलीट्यूड यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अब देखो कि हमारा जो सिग्नल नोटिस होता है ना, वो होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आता है उसका कंपोनेंट। इनिशियली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 था कंपोनेंट। जब हमने पल्स अप्लाई की तो इस साइड पे मैग्नेटाइजेशन मोमेंट
मूव हुआ। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे इस साइड पे जी डायरेक्शन है, सपोज हमने यहाँ से पल्स अप्लाई की, जी डायरेक्शन से पल्स अप्लाई की, वाई डायरेक्शन में हमारा पहले इनिशियल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था, और क्या होगा कि जब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे घूमते घूमते इसे रोटेट करके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेके जाएगी। रोटेशन मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट की एक्स एक्सिस की तरफ होती है। तो अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट 0 था, और हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ही कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तो वो फौरन से डिटेक्ट हो जाएगा। अब देखो जब रोटेशन हुई, जहाँ से रोटेशन हुई और फेजिंग हुई, मीन पहले डी फेज थे, ऐसे सारे न्यूक्लियर रैंडम थे तो एक्स एक्सिस कैंसिल हो रहा था, तो जब ये एक ही फेज में आए, एक ही डायरेक्शन में आए, तो अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक कंपोनेंट नॉन जीरो होगा। सपोज इस तरह से जो ही सिग्नल आया तो ये वाला असल सिग्नल हमारे इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट होता है। अब देखो कि ये वाला सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उतना यहाँ पे सिग्नल बड़ा शो होगा इंस्ट्रूमेंट पे। अब टाइम गुजरने के साथ साथ देखो, टाइम गुजरने के साथ साथ दो तरीकों से ये वाला एक्स एक्सिस वाला सिग्नल कम होता है। कैसे कम होता है, मेन इसका वेक्टर जो लेंथ है वो स्मॉल कैसे होती है कि पहले ये सारे न्यूक्लियाई एक ही डायरेक्शन में तो सबका सम था, अब क्या होगा कि अब ये रैंडम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो तेज ऐसे पहले सपोज यहाँ पे थे, इसकी स्पीड ज़्यादा है, जब हमने पल्स हटा दी तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये उससे थोड़ा पीछे और ये उससे पीछे, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं गए, मीन एक दूसरे के एक्स एक्सिस को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन क्या होंगे कि थोड़े से डी फेज हो गए, तो डी फेज होने की वजह से इनका जो एक्स कंपोनेंट है वो स्मॉल हो जाएगा। तो सपोज पहले हमारे पास ये वाला सिग्नल यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे आया, अब आगे देखो कि ये सिग्नल कब आया था, ये सपोज हमारे पास जीरो लाइन है या ये बेस लाइन है हमारे पास, तो यहाँ से सिग्नल इंक्रीज हुआ, ये फ्रिक्वेंसी इसका एम्पलीट्यूड है ये सिग्नल का। तो अब जब ये सारे न्यूक्लियाई मूव करके इधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, पहले सारे यहाँ पे थे राइट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से रोटेट करते करते लेफ्ट में चले गए, तो जब लेफ्ट में चले गए तो जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट में चले गए, यहाँ से अब दोबारा ये क्या करेंगे, रोटेट होके वापस इन्होंने इसी साइड पे आना है। लेकिन जब इस साइड में आएंगे तो चूंकि स्पीड में डिफरेंस था, तो पहले ये सपोज इतने इतने दूर थे, तो जब एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो अब इनका ये फासला आपस में बढ़ जाएगा। जब फासला बढ़ेगा तो फिर जो एक्स कंपोनेंट है वो स्मॉल होगा, तो फिर क्या होगा, वापस जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो ये एक्स एक्सिस उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, जहाँ तक ही पहुँच पाएगा। अब ये दोबारा ऐसे ही रोटेट करते करते इस डायरेक्शन में आ जाएंगे अपोजिट में दोबारा, तो ये दोबारा इसका सिग्नल अपोजिट में जाएगा, लेकिन उतना एम्पलीट्यूड नहीं होगा जितना पहले था, क्योंकि अब डीफेसिंग हो गई है, तो एक्स कंपोनेंट इसका स्मॉल होता जा रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसका बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन हो जाती है और एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो आपको मैंने समझा दिया कि इस तरह से डायरेक्शन अपोजिट लगी रहेगी और साथ साथ एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन हो रही है और करते करते सिग्नल जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का सिग्नल आता है, इसे हम कहते हैं कि ये रिंगिंग है, ठीक है, ये क्या है, रिंगिंग है। और ये वाला सिग्नल किस फॉर्म में आया है, ये हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, और इस साइड पे इसका एम्पलीट्यूड है। तो अब हमारे पास जो इस पल्स में सिग्नल आए, ये कौन सा सिग्नल है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, बल्कि सॉरी ये टाइम डोमेन सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ ना, कि जो ही हमने अप्लाई पल्स को हटाया तो उसका यहाँ पे था, पल्स हटाने के थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पे डिफ्यूज होके इस डायरेक्शन में चले गए, तो ये चला गया, तो सॉरी ये टाइम बेस्ड या टाइम डोमेन सिग्नल है। लेकिन हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, हमारे स्पेक्ट्रम में कौन सा सिग्नल होता है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे, कि हमारे पास जो भी सिग्नल आता है उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है कि इस साइड पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, सपोज हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल की यहाँ पे ये सारे पीपीएम में दिया होता है वो, लेकिन पीपीएम किस फॉर्म में होता है, पीपीएम भी हम फ्रीक्वेंसी को ही पीपीएम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको आता होगा, नहीं तो मैं समझा भी देता हूँ उसे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, जबकि हमारे पास जो पल्स के बाद आए वो टाइम डोमेन सिग्नल है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन असल में है क्या, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है कि इस फॉर्म में सिग्नल कंप्यूटर के पास जाता है और कंप्यूटर में हमने प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि उसे पता चल जाता है कि अच्छा अगर टाइम डोमेन सिग्नल इस तरह का है तो इसे वो कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस के थ्रू, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, उनमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, वो प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम बना दिया कि टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब कंप्यूटर को ये वाला सिग्नल मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली इस सिग्नल को
इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हमें दे देता है। तो इसी को हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होता है।